अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग MGT 211 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास पास्ट पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है हमारे पास ये है पार्ट 1, और इस पार्ट 1 के अंदर हमारे पास जो है वो 100+ MCQs जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि पास्ट पेपर से लिए गए होंगे। और हमारे पास इनके जितने भी आंसर लिखे हुए होंगे 100% करेक्ट, यानी रिसर्च की हुई होगी। रॉन्ग आंसर आपको नहीं मिलेंगे, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि ना के बराबर मिलेंगे। तो बाय चांस गलती से भी जो है रॉन्ग आंसर लग सकता है, लेकिन आपको जो है हमारे पास यहाँ पर गारंटी है कि इनके ऊपर काम किया गया है और इनको यहाँ पर जितने भी आंसर देखे हुए हैं वो हमारे पास क्या होंगे, वो करेक्ट होंगे। तो ये वीडियो हमारे पास होगी पार्ट 1। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर के भरोसे ही जाना है, अव्वल तो MCQs अगर करने हैं तो हैंडआउट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पास्ट पेपर को करना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि हमारे पास 10 से 15 MCQs हमारे हो जाएं इजीली, तो आपको कम से कम जो है 300-400 MCQs पास पेपर के करने पड़ेंगे, तब जाकर आपके जो है वो 15 तक MCQs आ सकते हैं पास पेपर में से। अदरवाइज अगर आप एक फाइल करते हो या फिर एक वीडियो देखते हो तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपके 3 से 4 MCQs ही पेपर में आने वाले हैं, 3 से 5 तक, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5। तो एक फाइल आपने की तो याद रखो कि 5 आएंगे, और वो फाइल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर 30 MCQ की फाइल कर रहे हो आप तो फिर तो आप बैठ जाओ, फिर तो एक भी नहीं आने वाला। कम से कम जो है 80+ MCQs होने चाहिए, तब जाकर आप जो है ये कह सकते हो कि इस फाइल के अंदर से मेरे कुछ ना कुछ MCQ रिपीट हो सकते हैं, 3 to 5, इससे ज्यादा नहीं। तो ये जो पार्ट 1 है इसके अंदर मैं 100 MCQs कवर करूंगा। इसी तरह इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, इसी तरह इसका पार्ट 3 भी बनाऊंगा। अगर और MCQ मैं पास पेपर से निकाल सका तो पार्ट 4 भी बना दूंगा। ये तमाम के तमाम पार्ट्स हो जाएंगे हमारे पास MGT 211 के, हमारे पास पास पेपर के MCQs हो जाएंगे। जब आप 300-400 MCQs करोगे पास पेपर के, तो तब जाकर आपके पास 15 तक MCQ जो है वो पास पेपर के इजीली हो जाएंगे। इसके बाद एक अलग से सीरीज बनाऊंगा MGT 211, जिसके अंदर हैंडआउट्स वाइज यानी लेक्चर वाइज MCQs जो है वो सारे के सारे हैंडआउट से उठाऊंगा। तो वो जो वीडियोस होंगी वो बंदे देख सकते हैं जिनको सब्जेक्टिव की तैयारी भी करनी है और अच्छे मार्क्स लेने हैं और MCQs में भी अच्छा स्कोर करना है, तो वीडियोस वो लोग वहां से दे सकते हैं। और तमाम वीडियोस का लिंक जो है वो यहाँ पे नीचे प्लेलिस्ट का लिंक गिवन होगा, MGT 211 मिड टर्म प्रिपरेशन, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये वीडियोस भी वहीं पे मिल जाएंगी, और जो नहीं अपलोड करूंगा लेक्चर वाइज वो भी वहां पर मिल जाएंगी। तो इंट्रोडक्शन हमारे पास यहाँ पर खत्म हो जाता है कि MGT की किस तरह तैयारी करनी है और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो MCQ लिखा हुआ है यहाँ पर मौजूद है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप हैज लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बताओ कि जो बिजनेस है, ये मुख्तलिफ बिजनेस के टाइप्स है हमारे पास। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस के कितने टाइप्स हैं, सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम इनमें से किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है उसका हमारे पास सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा हमारे पास जो है लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डन बाय शेयर होल्डर्स। तो ये हमारे पास जो इलेक्शन होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए की जाती है, हमारे पास शेयर होल्डर्स के यानी द्वारा की जाती है हमारे पास, तो वो कब की जाती है, यानी वो कौन सी किसी मीटिंग के अंदर की जाती है या फिर कौन सी हमारे पास जो कोई रेजोल्यूशन होती है स्पेशल। तो आपने याद रखना है वो मीटिंग होती है, और वो मीटिंग कौन सी होती है, वो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, यानी सालाना जनरल मीटिंग के अंदर हमारे पास जो है वो इलेक्शन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जो कि शेयर होल्डर के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप हैज टू पे डबल टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, यानी इनमें से कौन सा बिजनेस टाइप है। वही दोबारा सेम बात हो रही है कि बिजनेस टाइप्स मुख्तलिफ तरह के होंगे, उनमें से एक बिजनेस है जिसके अंदर हम जो है डबल टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो वो जो हमारे पास बिजनेस टाइप है जिसमें हम जो है गवर्नमेंट को डबल टैक्सेस पे करते हैं, वो कौन सा बिजनेस होता है, बिजनेस की कौन सी टाइप है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब इनकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए, अगेन सब्जेक्टिव डेफिनेशन शॉर्ट सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, डैश इंक्लूड द रूल्स एंड रेगुलेशंस नेसेसरी टू मैनेज द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कौन जो है जिसके अंदर हमारे पास, यानी कौन सी चीज है या किस चीज की डेफिनेशन लिखी हुई है जिसके अंदर हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन इंक्लूड होते हैं। पहली नंबर की बात यहाँ पर हो गई, नेसेसरी टू मैनेज द इंटरनल अफेयर्स, जरूरी है ताकि हम इंटरनल अफेयर्स जो कंपनी के अंदर होते हैं उनको मैनेज कर सके। तो वो कौन सी चीज होती है, तो आपने याद रखनी है वो होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर रूल्स और एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कि जरूरी है इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करना किसी भी कंपनी के लिए। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ के जर्नल इन्फॉर्मेशन लाइक अपॉइंटमेंट, इलेक्शन एंड पावर ऑफ डायरेक्टर्स, वोटिंग राइट्स एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर मेंशन इन डैश। अगेन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि हमारे पास
जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि अपॉइंटमेंट वगैरह हो गया, इलेक्शन और पावर ऑफ डायरेक्टर हो गया, वोटिंग के राइट्स हो गए और शेयर का ट्रांसफर होना, ये किस चीज के अंदर मेंशन है, तो ये हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन है। तो ये भी आपने याद रखना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमारे पास ये सारी की सारी चीजें जो है वो मेंशन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है टू कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। अगर हमने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग को कॉल करवाना है तो हाउ मेनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड, यानी कितने दिन का जो है नोटिस पीरियड रिक्वायर होगा, तो वो हमारे पास वो डेज हमें पता होनी चाहिए। तो आपने याद रखना है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है वो कॉल करवानी है तो कितने दिन होंगे, तो 21 डेज का नोटिस चाहिए होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 305। अब ये सेक्शन 305 हैंडआउट्स में जाकर आप सर्च कर सकते हो, इसकी डिटेल भी आपने देख लेनी है। तो सेक्शन 305 जो हमारे पास है ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस का, अ कंपनी में वाउंड अप बाय कोर्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो हमारे पास जो है यहाँ पर सेक्शन 305 के मुताबिक जो कंपनी ऑर्डिनेंस है, 305 ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस, उसके मुताबिक जो कंपनी है में वाउंड अप बाय कोर्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो वो सर्कमस्टांसेस हमने बताने, वो हमारे पास क्या है, फेल्ड टू सबमिट स्टेटरी रिपोर्ट। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, फेल्स टू सबमिट स्टेटरी रिपोर्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एक्वायरिंग ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। तो हमारे पास इनमें से कौन सा सोर्स है रिडीमेबल कैपिटल को अक्वायर करने के लिए, तो वो सोर्स हमारे पास होता है पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स। एमजीटी के अंदर आपने याद रखना है, सब चीजें डेफिनेशन पूछेंगे, हैंडआउट्स के अलावा और कुछ पूछेंगे नहीं, सारी की सारी चीजें हैंडआउट से उठा कर दे देंगे। आपको टाइप्स पता होनी चाहिए, जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं यानी ट्रू स्टेटमेंट्स है वो पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए, कौन सी चीज कब हुई, ये सेक्शन आर्टिकल वगैरह चीजें हो गई, इनकी डेफिनेशंस हो गई और टाइप्स के नाम वगैरह हो गए। तो ये एमजीटी के अंदर आपसे ज्यादातर पूछा जाता है और सारा का सारा पेपर हैंडआउट से ही आता है। तो सब स्टूडेंट इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल है, पास्ट से ये है वो है। तो आपने एक चीज नोट कर देनी है, अगर पास्ट पेपर करते हो तो पूरा करना पड़ेगा, 300-400 एमसीक्यूज तो करना ही है आपको, अगर आपको 10-15 एमसीक्यूज जो वो चाहिए पास्ट पेपर के। लेकिन अगर आपने एक फाइल कर रहे हो तो फिर देन बैठ जाओ आराम से, 5 से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आने वाले, ये चीज आपने याद रखनी है। और एमजीटी सारा का सारा हैंडआउट से पेपर आता है, हैंडआउट्स पे फोकस करना है अपने, वहां से भी एमसीक्यूज आएंगे। ये जो डेफिनेशन बता रहा हूँ, डिबेंचर्स क्या होता है, मोडारवा सर्टिफिकेट क्या होता है, ये पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट क्या होता है, तो ये चीजें आपको इनकी डेफिनेशंस पता होंगी तो तभी एमसीक्यू आएंगे, अदरवाइज बैठे रहो फिर। नॉर्मली सम पार्ट ऑफ कैपिटल इज केप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इज कॉल्ड एज। तो हमारे पास जो आमतौर पर हमारे पास जो कैपिटल का कुछ हिस्सा होता है वो हमारे पास जो इज केप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट। तो डेप्ट के लिए हमारे पास वो पेमेंट जो है उसको हम रख देते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पर। वो जो चीज कहलाती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो कौन सा कैपिटल कहलाती है। तो आपने याद रखना है वो कैपिटल कौन सा होता है जो कि हम जो है जो कुछ हिस्सा होता है कैपिटल का वो हम रखते हैं जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं डेप्ट की, तो हमारे पास होता है रिजर्व कैपिटल, उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट मेक अ पिटीशन टू द कोर्ट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो इनमें से कौन सा पर्सन जो है वो पिटीशन जो है वो दर्ज नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर ताकि वो वाइंड अप करे कंपनी को, तो वो है पिटीशन बाय डेप्टर। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा पिटीशन बाय डेप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ मॉडिफाइड स्केड्यूल्स एंड अल्टरनेटिव वर्क प्लेस। तो इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज है, तो आपने याद रखना है कि कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेशन हमारे पास इसका डिसएडवांटेज होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अमॉन्ग डिफरेंट मैनेजरिकल स्टाइल्स विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ मोस्ट रैपिड डिसीजन मेकिंग। तो इनमें से कौन सा हमारे पास जो है वो हमें अलाउ करता है मोस्ट रैपिड यानी बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग, तो हमारे पास होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल आपके पास पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने तरह के स्टाइल्स होते हैं और उनकी डेफिनेशंस हर एक की पता होनी चाहिए। तो जो हमें मोस्ट रैपिड डिसीजन मेकिंग अलाउ करते हैं वो कौन सा होता है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है। नेक्स्ट हमारे पास डैश इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग अदर्स टू वर्क टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो हमारे पास इस चीज की डेफिनेशन लिखी हुई, यानी वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मोटिवेट करते हैं दूसरों को ताकि वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके, उसको जो है हासिल कर सके। तो वो लीडरशिप की डेफिनेशन कहलाई गई है यहाँ पर। तो लीडरशिप एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग बोथ मैनेजर्स एंड सब ऑर्डिनेट्स इन सेटिंग गोल्स एंड एवल्युएटिंग प्रोसेस। अगेन ये पूरी की पूरी बाकायदा डेफिनेशन है, ये हमारे पास किसके अंदर आती है, एमबीओ के अंदर, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है कि भाई बताओ एमबीओ की फुल फॉर्म क्या है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। The internal environment consists of the inside forces that influences marketing strategy and decision making is as follows। तो ये हमारे पास चारों के चारों होते हैं। तो इंटरनल इन्वायरमेंट किसके ऊपर कंसिस्ट करता है,
इनसाइड फोर्सेस के ऊपर जो कि मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को और डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो ये तमाम के तमाम है। यानी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, प्रोडक्ट पॉलिसीज और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होंगे, तो हम बोलेंगे ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पर चीज समझ आ गई, यानी ये टाइप्स वगैरह हो गई, करेक्टर्स वगैरह हो गए, तो एमजीटी के अंदर वो इस तरह से पूछे जाते हैं। आपको दे देंगे, आपसे बोलेंगे कि कौन से हैं, या कोई 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, उनमें से चौथा पूछेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो आपने रॉन्ग वाला बताना है। जब करेक्ट पता होगा तो तभी रॉन्ग क्लिक करोगे ना। तो ये जो चीजें टाइप्स हो गए, करेक्टर्स हो गए, इनको अपने फोकस से देख लेना है, क्योंकि इसी से ही एमसीक्यूज आपसे बार बार पूछे जाएंगे। और एमजीटी है बहुत लेंथी, आपका जो मिड टर्म है वो तो लेंथी भरा है। स्टार्टिंग के जो 10 लेक्चर्स है वो फुल लेंथी है हमारे पास। तो अगर आप पहले उसको लेके चलोगे, मार्केटिंग वाले का पहले लेक्चर ही खोलोगे, आप बेहोश हो जाओगे। इतना लंबा चैप्टर, बाकियों सब्जेक्ट्स जो हमारे पास फिजिक्स हो गया उनमें इतने ज्यादा लंबे सब्जेक्ट्स नहीं है, सॉरी इतने ज्यादा लेक्चर नहीं है लंबे, लेकिन बिजनेस के अंदर यानी एमजीटी के अंदर हमारे पास लेक्चर काफी ज्यादा बड़े होंगे। आपके पास चीजें बहुत ज्यादा आपको रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क टू बी अकम्प्लिश विद अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस। तो जब हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं किसी खास चीज को अचीव करने के लिए ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान वो क्या कहलाती है, एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव कहलाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास किसके अंदर आएगा, एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। ये एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है हमारे पास, ये डेफिनेशन है। एडवर्टाइजमेंट के दौरान हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक जगह को टारगेट करते हैं, उसी के मुताबिक ही चीजों को जो है वहां पर उनको शो करवाते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गई डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, जैसे फेसबुक के थ्रू आप एड लगाओ, यूट्यूब के थ्रू एड लगाओ, तो स्पेसिफिक डेमोग्राफिक के मुताबिक ही एड लगाते हैं हम। तो ये क्या कहलाता है, यानी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस होती है। यानी ये एक चीज जो है, जैसे क्लोथेस हो गए, तो हमारे पास क्या है, ये किसके लिए है, बड़ों के लिए, तो 18 से हम क्या कर देंगे, 18 to 24 कर दिया, इन एज वालों को बेचना है, इनके लिए ये क्लोथ्स हैं। इसी तरह से हमारे पास मुख्तलिफ जो है कैंपेन चलते हैं। ये क्या कहलाता है, एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव। डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टेंस ग्रुप ऑफ बायर्स हु हैव डिस्टिंक्ट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर एंड हु माइट रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग मिक्सेस। तो ये हमारे पास किस चीज की डेफिनेशन है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन की हमारे पास डेफिनेशन है, इसको आपने याद रख लेना है। इसी तरह मार्केटिंग मिक्स की, पेनिट्रेशन की और कंट्रोल, इन तीनों की भी पता होनी चाहिए। The actor and forces outside marketing that affect marketing management, ability to build and maintain successful relationship with target customer और called as, तो ये कहलाता है हमारे पास मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अगेन सारी की सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है, इनको आपने एज इट इज रटना है, इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। एमजीटी सारा का सारा क्या है, रटने के ऊपर है। कुछ चीजें समझ आ रही हैं तो समझ लो, बाकी सारा आपने डेफिनेशंस रटनी होंगी, तभी आपका जो है शॉर्ट भी होंगे, तभी जाकर लॉन्ग और वो हमारे पास होंगे शॉर्ट। द सेट ऑफ कंट्रोलेबल tactical marketing tool, product, price, place and promotion that the firm blends to produce the response it wants in the target market। अगेन इसमें भी वही सारी चीजें बातें और एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि हमारे पास जो है वो जो मार्केटिंग टूल जो कि हम यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम जो है प्राइस, प्लेस और प्रमोशन टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स, ताकि हम जो है रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सकें। प्राइस, प्लेस और प्रमोशन की जगह ये सारी की सारी चीजें टारगेट करने के लिए, इट वांट्स इन द टारगेट मार्केट। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ जाएगी, ताकि हमें जो है वो रिस्पांस मिल सके। प्राइस, प्लेस और प्रमोशन जो भी करनी है उसकी जगह किसी टारगेट ऑडियंस पे सिलेक्ट करी, ये क्या कहलाता है, मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। मोटरसाइकिल एंड कार आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट बोथ फुलफिल द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। अब ये आपको चीज क्लियर होगी, हैंडआउट्स को आपने खोल देना है, इसको आपने सर्च करना है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन है, यानी ये इसकी एग्जांपल्स है। तो इसको आपने याद रखना है कि मोटरसाइकिल जो है हमारे पास और कार जो है वो दोनों एक ही काम करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है सवारियां लेकर जाती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। तो ये किसकी एग्जांपल है, तो ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन की एग्जांपल है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए चैनल टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ डैश फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो ये आपने याद रखना है कि प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर क्या होगा, हमारे पास फिनिश्ड गुड आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज ऑफन डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज। एग्जाम्पल इन केस ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी इज यूज्ड। अब ये एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, इससे डिटेल में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पेपर में कि एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी क्यों हम करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो प्रॉपर आपको एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है और टोटल है कितना स्टेप, ये भी पता होना चाहिए। और हर एक स्टेप में हम क्या क्या चीजें करते हैं। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी इज यूज्ड इन केस ऑफ इंट्रोडक्टरी। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज हमारे पास जो होते हैं, स्टेज जो होता है उसके अंदर हम जो इनमें से कौन सी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, तो वो होती है हमारे पास इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। ये हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्टरी स्टेज होता है जिसके अंदर हम जो इन्फॉर्मेशनल एडवर्टाइजमेंट होता है,
जो कि हमारा स्टेप 1 होता है, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। डैश इज अ प्रमोशनल अप्रोच, तो पुल स्ट्रेटजी हमारे पास एक प्रमोशनल अप्रोच है जो इनकरेज करती है कंज्यूमर के डिमांड को, विच देन एक्सर्ट प्रेशर ऑन होलसेलर एंड रिटेलर टू कैरी अ प्रोडक्ट, जो कि बाद में हमारे पास जो एक प्रेशर जो है डेवलप करती है होलसेलर और उसके दरमियान रिटेलर के ऊपर, ताकि प्रोडक्ट को कैरी कर सके। तो ये कौन सी प्रमोशनल अप्रोच है? पुल स्ट्रेटजी है हमारे पास, और पुश स्ट्रेटजी भी आपको पता होने चाहिए, इसको आपने देख लेना है। डैश इंक्लूड रेंटल और मॉर्टेज पेमेंट्स, इंश्योरेंस एंड वेजेस, तो हमारे पास होता है वेयर हाउसिंग कॉस्ट। तो क्या होता है? मॉर्टेज पेमेंट होती है, इंश्योरेंस होती है, वेजेस होती है, किराया शराया होता है। अदर कॉस्ट इंक्लूड मटेरियल हैंडलिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी वो सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह वेयर हाउस के अंदर आगे पीछे घुमाना। तो ये किसकी कॉस्ट होती है हमारे पास? ये वेयर हाउस की कॉस्ट आएगी। पर्सनल सेलिंग टास्क इन विच सेल्स पीपल ट्राई टू परसुएड बायर्स टू परचेज प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर बेनिफिट इज, तो पर्सनल सेलिंग टास्क यानी आप खुद जो किसी चीज़ को सेल कर रहे हो, सेल्स पीपल ट्राई टू परसुएड बायर्स टू परचेज, और बायर्स को जो है वो मना रहे हो ताकि वो आपका प्रोडक्ट ले सके। क्यों, कैसे ले सके? जब आप उस प्रोडक्ट की जो है वो बेनिफिट्स यानी पॉजिटिव चीज़ें बताओ। तो ये क्या कहलाती है? क्रिएटिव सेलिंग कहलाती है। इसी तरह बाकी सेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रमोशन एम्ड एट द डैश एंड ट्रेड प्रमोशन एम्ड एट होलसेलर एंड होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। तो हमारे पास कंज्यूमर प्रमोशन किसके ऊपर एम करता है? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर जो है वो एम करता है, और ट्रेड प्रमोशन के ऊपर एम करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रेंट बोथ टू डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेट प्रोडक्ट्स टू कस्टमर हु हैव अ स्पेशल इंटरेस्ट और आर रेडी टू बाय। इनमें से कौन से जो है कंपनीज जो होती है वो रेंट करती है बोथ बूथ टू डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेट प्रोडक्ट टू कस्टमर हु हैव अ स्पेशल इंटरेस्ट आर रेडी टू बाय। तो हमारे पास इनमें से कौन सी जो कंपनीज होती है जो कि हमारे पास रेडी होती हैं, ताकि हम उनको जो है प्रोडक्ट जो है कस्टमर्स जो है वो रेडी होते हैं और उनका कोई खास स्पेशल इंटरेस्ट होता है प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं ट्रेड शोज। नेक्स्ट हमारे पास क्या? डैश इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज नीडेड टू गेट हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये किस चीज़ की प्लानिंग के अंदर आता है हमारे पास? ताकि हमारे पास जो है वो कंट्रोल और एक्टिविटीज़ का जो कंट्रोल है, और हमारे पास जो है हमें हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए मार्केट प्लेस के अंदर। तो क्या है, किसके अंदर आएगा? टूल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो दोनों आपको याद होना चाहिए कि TQM की फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और जो प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं ताकि हमारे पास जो है क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज मार्केट प्लेस के अंदर आए, तो इसकी डेफिनेशन होगी। A promotional tool in which information about a company or product is transmitted by general mass media which is free but you have a little or no control of the content and delivery। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है हमारे पास आती है? पब्लिसिटी। ये पब्लिसिटी के अंदर ही हमारे पास क्या होता है? एक प्रोमोशनल टूल होता है जिसके अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी और प्रोडक्ट इज ट्रांसमिटेड बाय जनरल मास मीडिया। जैसे टीवी वगैरह के अंदर कोई प्रमोशन लगाया, ये क्या हमारे पास? जनरल मास मीडिया विच इज़ फ्री बट यू हैव अ लिटल और नो कंट्रोल, जो कि हमारे पास क्या होती है? फ्री होती है। यहाँ पर टीवी आएगा या नहीं आएगा? मास मीडिया आपने देख लेना है कि जनरल मास मीडिया से क्या मुराद है, जो कि फ्री होती है। टीवी पे तो फ्री नहीं होते मेरे ख्याल में। अबाउट अ कंपनी और प्रोडक्ट इज ट्रांसमिटेड बाय जनरल मास मीडिया, तो जनरल मास मीडिया क्या होता है वो आपने देख लेना। अच्छा, ये जो जनरल मास मीडिया जो मैं सही बोल रहा था, मीडिया आ गया हमारे पास, क्या है हमारे पास? इसमें रेडियो, टेलीविजन और टीवी वगैरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो फ्री तो नहीं होती मेरे ख्याल में। पता नहीं उन्होंने फ्री क्यों लिखा हुआ है। चलो, वो क्या आती है हमारे पास? क्या होती है? पब्लिसिटी होती है, ताकि हम अपना प्रोडक्ट्स जो वो मुख्तलिफ ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें, लार्ज ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें थ्रू जो है हमारे पास जनरल मास मीडिया यानी टीवी, रेडियो वगैरह हो गया, इसके थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास क्या? एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी दैट ट्राइज टू कीप अ प्रोडक्ट नेम इन द कंज्यूमर माइंड। तो हमारे पास कौन सी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी होती है? याद आ गई एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी, ऊपर हमने देखा था। वो तमाम स्ट्रेटेजीज आपको अगर पता होंगी कि किस स्टेज पे कौन सी होती है, टोटल कितनी स्ट्रेटेजीज होती है, हम कब कौन सी स्ट्रेटेजी लगाते हैं, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग में डिटेल में भी पूछ सकते हैं, और MCQs के अंदर तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि भाई अब बताओ कि कंज्यूमर के माइंड में अब हमने प्रोडक्ट को याद रखवाना है, यानी वो स्ट्रेटेजी जिसके अंदर हम जो है कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट का नाम है वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के माइंड में बैठ जाए, भले प्रोडक्ट हम उसको सेल करें या ना करें। जैसे एडिडास हो गया, एप्पल हो गया, इनके नाम हमारे दिमाग में फिक्स हैं, हम ले तो नहीं सकते लेकिन क्या है, फिक्स है हमारे माइंड के अंदर। या फिर हम कोई नया ब्रांड ओपन हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसको सेल नहीं चाहिए, उसकी पहली चीज़ क्या होगी, मेरा नाम लोगों को पता चल जाए, मेरी क्वालिटी लोगों को पता चल जाए। एक दफ़ा नाम बैठ गया दिमाग में, उसके बाद जब मैं दूसरी दफ़ा उनको टारगेट करूँगा तो वो चीज़ें उनके पास जो है वो उनको याद आ जाएंगी कि हाँ ऐसे ऐड पहले भी आया था, तो उनकी चीज़ें जो है वो दिमाग में बैठ जाएंगी। जब चीज़ें बैठ जाती हैं फिर उनको जो है वो चीज़ें दिखाना हमारे लिए क्या होगा, एक टारगेट हो जाएगा
हम इजीली उनके साथ जो है मजीद प्रोडक्ट शेयर कर देंगे। डायरेक्ट हम मुंह के ऊपर नहीं फेंकते ये लो ले लो ये ले लो वो ले लो और कोई भी उठा के प्रोडक्ट बाय कर देगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट के मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती है, इनको डिटेल में आपने देख लेना कि कब हमने जाकर जो चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना होता है। ये जो रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट होती है ये आपने याद रखने की इसके अंदर आएगा जब हमने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट का नाम जो है वो कंज्यूमर के दिमाग में बिठाना होता है या कोशिश करते हैं। अब ये क्या है, पिज़्ज़ा डिलीवरी सर्विस है कंपनी जो कि जनरेट कर रही है आफ्टर टैक्स अर्निंग ऑफ। तो टैक्स के बाद वो कितनी जो है इनकम जनरेट कर रही है 8 लाख विद टोटल स्टॉक होल्डर इन्वेस्टमेंट इक्वलिंग रेस 10 लाख। तो ये 2 मिलियन के करीब हो जाएगा, 20 लाख जो है। व्हाट वाज द कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए वैसे। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से हम करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो 8 लाख दिया हुआ है इसको आपने ऊपर लिख देना है, 5 जीरो लगा देंगे तो 8 लाख ऊपर आ गया, सॉरी ये तो 80,000 हो गया। हाँ तो 8 लाख ऊपर आ जाएगा, यानी जो टैक्स की अर्निंग होगी आफ्टर टैक्स अर्निंग, यानी टैक्स अदा करने के बाद जो आपकी अर्निंग होगी वो आपने लिख दी। उसको डिवाइड कर देना है आपने, डिवाइड कहाँ गया, उसको आपने डिवाइड कर देना है। टोटल कितने 20 लाख यानी 2 मिलियन है। 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, सही है। तो ये हमारे पास हो गया 200 के, 3 और 3 डिवाइड किया, आंसर क्या आया 4। अब इस जो आंसर आया इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आएगा हमारे पास 400, यानी 40% आना चाहिए। ये इस तरह से क्यों आया, एक सेकंड में इसको दोबारा देख लेता हूँ। अच्छा वो गलत नहीं था, वो मैं यहाँ पर आप बता ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ यार, बताते नहीं हो फिर हंस रहे हो। हमने क्या किया था, ये 20 लाख जो लिखा हुआ था इसको हिस्ट्री मैंने चेक की, जब मैंने दोबारा किया तो हिस्ट्री में जाके मैंने देखा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 8 लाख लिख दिया। 8 लाख तो नहीं हमारे पास, कितना है हमारे पास, सॉरी ये तो 8 लाख है, ये कितना है 4 5, तो ये मैंने 5 जीरो लगाए थे, 6 जीरो लगाने थे क्योंकि 20 लाख था। तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास टैक्स अदा करने के बाद जो रकम होगी जो कि हमारी अर्निंग होगी वो कितनी होगी, तो 8 के साथ 5 जीरो आपने लगा देना है। तो ये हमारे पास हो गई 5 जीरो हमारी अर्निंग। अब इस जो अर्निंग जो हमारी हुई है इसको हमने डिवाइड कर देना है, जो टोटल हमारे पास क्या था इन्वेस्टमेंट थी उसको आपने इससे डिवाइड कर देना है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी 6 जीरो आपने लगा देना है, ये हो गया। इसको हमने डिवाइड किया, टोटल नंबर हमारी जितनी अर्निंग हुई थी उसको डिवाइड कर दिया इन्वेस्टमेंट से, तो आंसर क्या आया 0.4। अब इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि हमारे पास क्या है, कंपनी रिटर्न कितना हुआ इक्विटी के ऊपर। तो कंपनी का रिटर्न मालूम करने के लिए इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आने वाला आंसर क्या होगा 40। तो इस तरह से जो आप किसी भी जो है उसका फाइंड आउट कर सकते हो। पिज़्ज़ा डिलीवरी हो गई, कोई बस कंपनी का नाम वो चेंज कर देंगे और आपने ये चीज़ बता देनी। जो टोटल अर्निंग होगी टैक्स के बाद, यानी टैक्स अदा करने के बाद वो आपकी जितनी हुई वो आपने ऊपर लिख देना है और उसको डिवाइड कर देना है जो इन्वेस्टमेंट हुई थी। सही है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। सही है, यहाँ से 40% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट के हमारे पास कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हमारे पास बिजनेस प्लान के जो कंपोनेंट्स हैं पहली फुर्सत में वो आपने देख लेने हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें से इनमें से कौन सा वो है हमारे पास जो इंक्लूड नहीं है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस तरह से पूछेंगे तो वो एक्सटर्नल कंपोनेंट हमारे पास वो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान के अंदर नहीं आता। इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसके अलावा जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं वो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान के अंदर आते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कंपोनेंट ये बिजनेस प्लान के अंदर नहीं आता, ये इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। सही है, ये समझ लेना है आपने। ये नहीं बोल रहा कि इंक्लूड कौन सा है, ये पूछ रहे हैं कि इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ये इनमें से जो इंक्लूड है वो सारे के सारे इंक्लूड है, लेकिन एक्सेप्ट किसके अलावा, तो वो अलावा वाला बताना है, मतलब नॉट इंक्लूड वाला बताना है। ये चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लेनी है। तो एक्सटर्नल कंपोनेंट जो है वो इंक्लूड नहीं होगा बिजनेस का प्लान के अंदर। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी पोसेसेस द राइट टू द अदर पार्टी इज, तो जिसके अंदर हमारे पास एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के दरमियान, जिसमें एक पार्टी जो है वो अपना राइट जो है वो दूसरी पार्टी के साथ शेयर कर देती है, तो वो फ्रेंचाइजिंग होती है, जैसे कि जोंग वाले, यूफून वाले। तो ये सारे के सारे इनके क्या है मुख्तलिफ ब्रांचेज वगैरह हैं, तो फ्रेंचाइज बोलते हैं इसको, कि यहाँ पे फ्रेंचाइज खोल दी वहाँ पे खोल दी। तो इसमें क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं दो पार्टीज आपस में, जिसमें एक पार्टी जो है उसको राइट्स दे देती है दूसरी पार्टी को कि आप यहाँ पर खोल सकते हो। द शेयर होल्डर इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द एनुअल जनरल मीटिंग। जब होती है तो हमारे पास जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। पहले भी हम इसको देख चुके हैं, लेकिन वो घुमा हुआ था थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा सा और साफ होकर घुमा हुआ है। तो एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है वहाँ पर शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास ये राइट होता है ताकि वो ये मीटिंग इलेक्ट कर पाएँ। ऊपर ये बात हो रही थी, यानी ये कंडक्ट कर पाएँ। जब ये कंडक्ट करते हैं तो इनका मकसद क्या होता है, ताकि वो इलेक्ट कर सकें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को।
तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट, पोर्शन ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो पोर्शन होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, किसके पास ट्रांसफर किया जाता है, तो इन तीनों को किया जाता है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो ब्रीफ हिस्ट्री होती है, ऑडिटर रिपोर्ट होता है, शेयर होल्डर इक्विटी होती है, लायबिलिटीज होती है, शेयर कैपिटल ईटीसी आर मेंशन इन विच ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो प्रोस्पेक्टस को आपने डिटेल में पढ़ लेना है कि इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें हमारे पास मेंशन होती है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी की सारी चीजें मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बी वाउंड अप वॉलंटियरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। तो हमारे पास क्या है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है उसको वाउंड अप किया जा सकता है वॉलंटरी किस सिचुएशन के अंदर। तो क्या होगा, सिचुएशन कौन सी होगी, एक्सपायरी ऑफ पीरियड होगा, तो तभी हम जो है इसको वॉलंटरी जो है वो वाउंड अप कर सकते हैं। कैपिटल इज द रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ लैंड। तो कैपिटल चाहिए होता है किसी भी चीज़ के परचेज के लिए, यानी ज़मीन के परचेज के लिए, मशीनरी और सैलरी देने के लिए, रॉ मटेरियल वगैरह। अ बिजनेसमैन कैन जनरेट इट्स कैपिटल फ्रॉम बोथ डेप्थ एंड इक्विटी। और ये एक बिजनेसमैन जो होता है वो हमारे पास अपना कैपिटल जो है वो कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि डेप्थ और इक्विटी दोनों इसके आंसर होंगे। तो बोथ डेप्थ एंड इक्विटी आपने याद रख लेना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट फॉर्म्ड फॉर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है हमारे पास, इसको भी अगेन आपने डिटेल में देख लेना है। ये शॉर्ट से आपसे डिटेल, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, डिटेल में भी पूछ सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की क्या जिम्मेदारी होती है। तो ये आपने याद रखना है कि ये नॉन फॉर प्रॉफिट हमारे पास सोसाइटी होती है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी एक एनजीओ टाइप हमारे पास इसको बोलते हैं। इनका काम यही होता है कि बाकी जो गरीब लोगों की उनकी मदद वगैरह करना। तो हमारे पास क्या है, आर नॉट फॉर्म्ड फॉर, यानी इसका मकसद क्या नहीं होता, यानी इसका मकसद ये होता है, पहले आपको वो पता होना चाहिए इसका मकसद होता क्या है। जब मकसद पता होगा तो तब आपको पता चल जाएगा कि मकसद क्या नहीं होता। इनका मकसद यही होता है कि भाई गरीबों की मदद करो, टू हेल्प द पुअर पीपल, ऑर्फन और विडोज जो है यतीम वगैरह, और सोशल वेलफेयर यानी फलाई काम वगैरह करना। तो ये तीनों क्या है, सिमिलर है, और यही काम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का होता है। लेकिन जो काम नहीं होता वो क्या है, आर नॉट फॉर्म, यानी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस लिए नहीं बनाए जाते। तो ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि ये लोगों की खिदमत करने के लिए बनाए जाते हैं। सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। ये इसका गलत आंसर होगा, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्केटिंग इज इनएक्यूरेट। तो मार्केटिंग के लिए के लिहाज से हमारे पास इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। अब करेक्ट मार्केटिंग के आपको पॉइंट्स पता होंगे तो आपको पता होगा कि कौन से इनमें से करेक्ट नहीं है। द ग्रोइंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ऑल कैटेगरीज हैज मेड इट ईजियर फॉर मार्केटर्स टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ कस्टमर। जो ग्रोइंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे हर एक कैटेगरी के अंदर, वो हमारे लिए ईजियर बना देता है मार्केटर के लिए, ताकि वो कैप्चर कर सके ऑडियंस की अटेंशन को। तो ये गलत बात है बिल्कुल ही। तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, और इसका अटेंशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसका क्या आएगा हमारे पास, ये इनएक्यूरेट ऑप्शन होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग द डिमांड एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम जो ट्रैक करते हैं डिमांड्स और सेटिस्फेक्शन को, कस्टमर के डिमांड्स और सेटिस्फेक्शन को, in an effort to develop products that will want to buy on or ongoing basis is called। तो ये बाकायदा डेफिनेशन किसकी है, जिसके अंदर हम जो प्रोसेस ऑफ ट्रैक करते हैं, प्रोसेस जिसके अंदर हम कस्टमर की डिमांड्स और सेटिस्फेक्शन को चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या कहलाता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन है, बाकायदा आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डैश इज अ टिपिकल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट दैट अकर ओवर टाइम। तो ये हमारे पास क्या है, टिपिकल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन अ डिमांड फॉर प्रोडक्ट दैट अकर ओवर टाइम। तो ये हमारे पास किस चीज़ की डेफिनेशन है, हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश आर कंसिडर्ड टू बी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मार्केटिंग रिसर्च। इनमें से कौन सा जो है कंसिडर करते हैं हम कि एक करेक्ट स्टेटमेंट है मार्केटिंग रिसर्च के हवाले से, लेकिन सिवाय एक के। तो सिवाय एक कौन सा है, वो हमारे पास है, मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड एन इनएक्सपेंसिव मेथड फॉर ट्रैकिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो मार्केटिंग जो रिसर्च है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है इनएक्सपेंसिव मेथड। तो यहाँ पर जो इनएक्सपेंसिव वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास होता है कि जो हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च होती है वो प्रोवाइड करती है इनएक्सपेंसिव मेथड। तो इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है कि सस्ता तरीन हमारे पास ये प्रोसेस होता है मार्केटिंग रिसर्च का। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन होगा। मार्केटिंग रिसर्च जो होती है उसके ऊपर काफ़ी सारा पैसा लगता है हमारे पास फॉर ट्रैकिंग कंज्यूमर बिहेवियर। चाहे वो कंज्यूमर के बिहेवियर को हमने ट्रैक करना है, अपना ब्रांड उनके माइंड में बैठाना है, एडवर्टाइजमेंट की जो भी चीज़ें उसके ऊपर पैसा लगता है। तो वो एक जो है हमारे पास ये हम नहीं कह सकते कि वो एक लो कॉस्ट चीज़ है, इनएक्सपेंसिव है, यानी आप कुछ भी उसके ऊपर बजट लगा लो छोटा मोटा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर भी काफ़ी सारा बजट कंपनीज का लगता है। तो ये हमारे पास वहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है कि इनएक्सपेंसिव मेथड होता है, इनएक्सपेंसिव वाली चीज़ नहीं है। मेथड जो है सारे काफ़ी सारा अच्छा खासा पैसा इसमें लग जाता है। मार्केटिंग रिसर्च हो गई,
या मार्केटिंग की कोई भी चीज़ हो गई, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर ही आती है। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा पैसा लगता है। तो ये इनएक्सपेंसिव वाला मेथड तो है ही नहीं, इसको आपने मार्क कर देना है कि ये गलत ऑप्शन है। कि हमसे क्या पूछा क्या जा रहा था, एक्सेप्ट पूछा जा रहा था, तो एक्सेप्ट यानी ये नहीं है। व्हेन अ कंपनी टारगेट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर, जब हमारे पास कोई कंपनी जो है वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर को, यानी किसी मान के चलो किसी कराची के किसी स्पेसिफिक जगह को टारगेट कर रही है, बिकॉज ऑफ देयर नीड्स फॉर इट्स प्रोडक्ट, क्योंकि उनकी जो नीड्स हैं, यानी चोरों से बचने के लिए किसी ने प्रोडक्ट बना दिया। तो कराची में तो सबसे ज़्यादा चोरियाँ होती हैं, तो वो प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा, कराची वालों के लिए किसी कंपनी ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना लिया कि चोरी से आप बच सकते हो इस तरीके से। तो मैं क्या टारगेट करूँगा, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को। ग्रुप कहाँ पे होगा, कराची के अंदर जितने भी बंदे हैं सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे उनको ज़रूरत होगी, तो मैं क्या करूँगा, उनको टारगेट करूँगा। इट कैन बी स्टेटेड द कंपनी हैज़ आइडेंटिफाई इट्स मार्केट सेगमेंट। अब ये जो चीज़ कहानी समझाई मेरे पास, जहाँ पे कोई मसला है या फिर जो भी है, किसी स्पेसिफिक बंदों को नीड होगी, अब जो से चोरी हो रही है तो ज़्यादातर कहाँ पे होती है, कराची के अंदर ही होती है, आप रोज़ सुन रहे होंगे। तो हमारे पास क्या है, उसके लिए कोई प्रोडक्ट वगैरह मैं बनाऊँ और उनको टारगेट करूँ, स्पेशली उनको टारगेट करूँ कि भाई आप ये प्रोडक्ट लो, आप बच जाओगे, ये जो चोरी वाला सीन होता है इससे बच जाओगे। तो ये किसकी डेफिनेशन किसके अंदर आती है, हमारे पास मार्केट सेगमेंट के अंदर आती है। ये इस तरह से आपने खुद ही समझना होगा चीज़ों को। डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है कि रट लो सारी, बस याद होना चाहिए कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। एमसीक्यू आपके इस तरह से हो जाएंगे इजीली। अब नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इज़ द कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटीज़ एंड फीचर। तो ये क्वालिटीज़ एंड फीचर के बारे में अगर बात हो रही होगी, यानी कम्बिनेशन पूछा जाए, तो हमारे पास किसके अंदर आता है, मार्केटिंग मिक्स के अंदर आता है। इट्स प्राइस, द वे इट इज़ प्रोमोटेड एंड सोल्ड एंड द प्लेसेस एट विच इट इज़ सोल्ड। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, यानी कितने प्राइस पे और किस तरह इसको प्रोमोट किया गया, किस तरह बेचा गया, और उसके बाद कहाँ पे बेचा गया, और एट विच इट इज़ सोल्ड यानी कितनी कीमत पे बेचा गया। सारी चीज़ें मार्केटिंग मिक्स के अंदर आती है, इसकी डेफिनेशन है। Which type of product promotion is identified as being a direct face-to-face communication by sales people with existence and potential customer to promote a company products। तो ये पर्सनल सेलिंग के अंदर हमारे पास इसकी बाकायदा डेफिनेशन है। पर्सनल सेलिंग इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अभी तक मेरे ख्याल में 50+ MCQs हमने कर लिए होंगे, आई थिंक सो। रिमेनिंग अब हमारे पास जो रह गए हैं वो हैं 50 MCQs, और 30 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। अब इस वीडियो के अंदर जाहिर सी बात है 100 MCQ कवर करना हूँ, तो वीडियो लंबी होने ही वाली है। तो आपने इस वीडियो को डिटेल में कंप्लीट देखना है, तो तभी चीज़ें क्लियर होंगी। फाइल्स के पीछे नहीं भागते रहना। अगर आप देख भी रहे हो तो उसके अंदर अपने आंसर देख लेने कि सही लिखे हुए हैं या फिर नहीं, बस ये चीज़ है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने पास्ट फाइल्स करनी है, तभी जाकर आपके जो है वो 15 तक MCQs आ सकते हैं। तो ये क्या हमारे पास, द स्पेसिफिक मेथड ऑफ अ कंपनी यूजेस टू सेल एंड डिलीवर इट्स प्रोडक्ट टू अ कस्टमर इज नोन एज इट्स। तो हमारे पास वो कौन सा स्पेसिफिक मेथड होता है जो कंपनीज यूज़ करती हैं ताकि वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सके और डिलीवर कर सके अपने कस्टमर्स को। तो हम थ्रू जो है कस्टमर को सेल कर सके, यानी ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये किस की डेफिनेशन, यानी इसको कैसे जानेंगे हम, तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। तो ये आपने याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हमारे पास डेफिनेशन है। ये एक ऐसा स्पेशल मेथड होता है जिसके अंदर हम जो है कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है और डिलीवर करती है कस्टमर को, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर आता है। ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड विच वन इज बेस्ट आइडेंटिफाई एज बीइंग दैट विच अकर व्हेन अ कंपनी डिलीवर्स एंड सेल प्रोडक्ट्स स्ट्रेट टू द फाइनल कस्टमर। यानी वो कौन सा प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन का होता है जिसके अंदर जो है प्रोडक्ट्स हम डायरेक्ट सेल करते हैं, यानी जब हमारे पास कंपनी जो है वो डिलीवर करती है प्रोडक्ट को और सेल करती है डायरेक्ट जो फाइनल कस्टमर होते हैं उसको, तो ये कहलाता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन है, इसमें कुछ खास लिखा हुआ नहीं है। तो कंपनी डायरेक्ट डिलीवर कर देती है और सेल कर देती है, जो फाइनल कस्टमर होता है उसको डायरेक्ट ही वो खुद ही सेल कर देती है। कंपनी और उस कस्टमर के दरमियान डायरेक्ट जो है रिलेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिसके अंदर कंपनी जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल करती है फाइनल कस्टमर को। द कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल कंपनी सिलेक्ट अ प्लेस प्रोमोट सेल एंड डिलीवर इट्स प्रोडक्ट। तो ये वही दोबारा सेम बात हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल हो गया, कंपनी सिलेक्ट कर देगी खास प्लेस को, प्रोमोट करती है, उसके बाद सेल करती है, फिर प्रोडक्ट डिलीवर करती है टू कस्टमर। इट इज़ बेस्ट आइडेंटिफाई बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको हम किससे बेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी किसकी ये डेफिनेशन हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स की होगी, ये अपने याद रख लेना है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हमें पास रिमेनिंग जो है वो 45+ MCQs होंगे तकरीबन, वो हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे ताकि आप लोग उसको देख पाओ और समझ पाओ, और फिर बाकी वीडियोस में भी इंटरेस्ट रहे कि हमने 100 MCQs किए, ताकि ये चीज़ भी आपको समझ में आए कि 100 MCQs कर चुके हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एक्सेप्ट। तो यूटिलिटी की हमारे पास
मुख्तलिफ टाइप्स होंगी, 4 टाइप्स, लेकिन इनमें से वो कौन सी नहीं है, तो लॉयल्टी हमारे पास नहीं होगी, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कंज्यूमर रूल्स फाइंड अ नीट एंड फिल इट वाज द प्रिवेलिंग एटीट्यूड ड्यूरिंग व्हाट हिस्टोरिकल एरा ऑफ मार्केटिंग। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा ड्यूरिंग व्हाट हिस्टोरिकल एरा ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, हो सकता है यहाँ पर ये ना आए, तो मार्केटिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, एक लॉन्ग रन सक्सेस है हमारे पास, ये कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं होता मार्केटिंग। तो जब भी कोई कंपनी जो है मार्केटिंग कैंपेन करती है तो वो जो है स्पेशलाइज उन्होंने बंदे होते हैं या फिर स्पेशल कंपनीज बनी होती है, उनसे रब्ता करती है और उनको वो अपना मार्केटिंग वाला काम देती है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारी चीज़ें उनको देती है। क्योंकि एक लॉन्ग रन गेम होता है, इसको चेक करते हैं कि कब कौन सा जो है कैंपेन चल रहा है सही से, कब नहीं चल रहा। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तो इस तरह नहीं कि आज लगाया और बल्ले बल्ले हो गई, तमाम प्रोडक्ट सेल हो गए, ऐसा कोई सीन नहीं होता। प्रॉपर जो है उनको नॉलेज होती है, मुख्तलिफ कैंपेन्स रन करते हैं, फिर उसके बाद जो वो फाइनल डिसीजन ले पाते हैं। तो एक लॉन्ग रन गेम है, 2 दिन के खेल नहीं है कि आपने आज प्रोडक्ट बनाया और सेल कर दिया और मिलीनियर बन गए। एक लॉन्ग रन प्रोसेस होता है, प्रॉपर जो इसके ऊपर चीज़ें चलती हैं, एजेंसीज बनी होती है जो कि ये काम करती है एडवर्टाइजमेंट का, और कंपनीज को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डैश इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म वैल्यू एडेड रिलेशनशिप डेवलप ओवर टाइम विद कस्टमर एंड सप्लायर्स। तो कस्टमर और सप्लायर के साथ जो है लॉन्ग टर्म का रिश्ता होता है इनका, और वैल्यू भी ऐड करते हैं और रिलेशनशिप बन जाते हैं दोनों के दरमियान, तो कहलाते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग, नाम से ही पता चल रहा है। एन एक्टिविटी इन विच 2 or more पार्टीज गिव समथिंग ऑफ वैल्यू टू ईच अदर टू सेटिस्फाई परसीव्ड नीड्स इज कॉल्ड। यानी वो चीज़ें जिसके अंदर, यानी वो एक्टिविटी जिसके अंदर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज जो आपस में एक दूसरे को वैल्यू प्रोवाइड करें ताकि वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो ये सेल्स प्रोसेस की डेफिनेशन है, ये आपने याद रख लेनी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सचेंज उन्होंने लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। तो क्या हो रहा है, जिसने पढ़ा नहीं होगा वो क्या करेगा, बोल रहा है ये इस दोनों पार्टीज आपस में जो है वो एक दूसरे को चीज़ें दे रही हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, तो इसका मतलब होगा एक्सचेंज। तो ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये किसकी है, सेल्स प्रोसेस है, ये इसकी डेफिनेशन है। एन एंटरप्राइज दैट प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट द कस्टमर डिजायर, यानी वो चीज़ जो हमारे पास, वो एंटरप्राइज जो कि प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस में एक फ़र्क भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या होता है। आपने कोई चीज़ बनाई, जैसे कोई दवाई बनाई, जैसे कि कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई खिलौना बनाया, क्लोथ्स बनाया, कुछ भी ऐसा बनाया जो कि फिजिकल प्रोडक्ट वगैरह हुआ, तो वो क्या हमारे पास प्रोडक्ट कहलाता है। इसी तरह सर्विस क्या होती है, आप मान के चलो आपकी कोई ऐसी जो है कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है, जैसे केबल वगैरह हो गई, आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, टीवी केबल वगैरह की हो गई, इंटरनेट हो गया, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, सर्विसेज के अंदर आती है। घर के अंदर कोई चीज़ ख़राब हो गई, हमारे पास मान के चलो तार वार कट गई, गैस की पाइप लीक हो गई, तो ये आप सर्विसेज लेते हो किसी की, तो वो आके क्या करता है, और लीकेज को ठीक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ये सर्विसेज के अंदर आती है। और प्रोडक्ट क्या होता है, हम जब कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, परफ्यूम हो गया, तो ये क्या है, एक प्रोडक्ट है। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये पूरी क्या है, सर्विसेज दैट कस्टमर डिज़ायर। कस्टमर डिज़ायर के मुताबिक जो एंटरप्राइज कोई चीज़ प्रोवाइड करता है, सर्विस या प्रोडक्ट, वो बिजनेस कहलाता है। प्रोडक्ट भी बिजनेस है, सर्विस भी बिजनेस है, दोनों बिजनेसेस है, दोनों के अंदर हम अर्न करते हैं। या तो हम कोई अपनी चीज़ बना के बेच रहे होते हैं, या कोई हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, टाइम के बदले हम कमा रहे होते हैं। द डिफरेंस टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन अ बिजनेस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हमारे पास जो मुख्तलिफ तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं बिजनेस के अंदर, वो इंक्लूड करते हैं, लेकिन सिवाय एक के, इनमें से कौन सा मौजूद नहीं, तो कोरियस इसके अंदर नहीं आएगा। अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस इज द, तो जो सर्टिफिकेट होता है ओनरशिप का किसी बिजनेस का, वो क्या कहलाता है, उसका स्टॉक कहलाता है। द फॉलोइंग आर पॉसिबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप एक्सेप्ट, तो हमारे पास इनमें से पॉसिबल हमारे पास बिजनेस के फॉर्म्स है ओनरशिप के, लेकिन बिजनेस ओनरशिप के फॉर्म थे, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है। देख रहे हो आप, हर जगह पे आपको बोल रहे हैं कि ये है, ये तमाम है, ये तमाम है, ये तमाम है, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये बताना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इनमें से ब्यूरोक्रेसी जो है हमारे पास ये नहीं है। पार्टनर्स है अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन, यानी किसके अंदर हमारे पास पार्टनर के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो वो जनरल पार्टनरशिप होता है, उसके अंदर ही हमारे पास पार्टनर के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। एन अरेंजमेंट वेयर बाय बिजनेस ओनर्स अलाउ अदर्स टू यूज देयर ट्रेडमार्क, यानी वो अरेंजमेंट जिसके अंदर हमारे पास बिजनेस ओनर्स जो वो अलाउ करता है कि भाई आप हमारा ट्रेडमार्क यानी ट्रेड नेम कॉपीराइट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन इज फ्रेंचाइज। तो ये ऑलरेडी मैं आपको फ्रेंचाइज की चीज़ बता चुका हूँ। जब 2 बंदे जो है आपस में एग्रीमेंट कर देते हैं और जो ओनर होता है वो दूसरे को शेयर दे देता है, यानी उसको अलाउ कर देता है कि यानी मेरे नाम पे खोल सकते हो तुम। तो ये जिस तरह कंपनीज हो, कोई जोंग हो गया, यूफोन हो गया, तो इनके फ्रेंचाइज खुले होते हैं।
तो यही काम करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशंस बाकायदा लिख दी। इसके अंदर क्या करते हैं, एक बिजनेस ओनर होता है, जैसे जोंग वाले हो गए, तो वो अलाउ कर रहे हैं दूसरे को कि भाई वो अपना उसका नाम यूज करे। आपने देखा हो कि जोंग फ्रेंचाइज लिखा होता है, तो ये इनका नाम यूज कर रहे हैं, उनका ट्रेड नेम यूज कर रहे हैं, उनका कॉपीराइट भी यूज कर रहे हैं, स्पेसिफाइड कंडीशन के मुताबिक, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, उनके साथ उनका एग्रीमेंट हुआ होता है। ये क्या किसके अंदर आते हैं, फ्रेंचाइज के अंदर आते हैं। A firm dash is measured by its stock price. A firm value is measured by stock price. Dash condition reflect the overall performance. तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो किस कंडीशन के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं हम किसी भी नेशन की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। The primary purpose of an industry business environment assessment is to determine the degree of competition. तो इसको आपने एज इट इज याद रखना है, ये बाकायदा हैंडआउट की लाइन होगी। द प्राइमरी पर्पस किसी भी इंडस्ट्री बिजनेस एनवायरमेंटल असेसमेंट की क्या होती है, ताकि हम डिटरमाइन कर सके डिग्री ऑफ कंपटीशन को। द फंक्शन ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ एम्प्लॉय एंड अदर रिसोर्सेज सच एज मशीनरी इज, ये मैनेजमेंट के अंदर आती है हमारे पास ये सारी की सारी चीजें, ये आपने याद रख लेना है। एम्प्लॉय और रिसोर्सेज किसके अंदर आते हैं, मैनेजमेंट के अंदर। इफ firms wishes to avoid hiring during a temporary increase in production they can offer dash to existing employee. अब मान के चलो कंपनी जाए, जाहिर सी बात है कोई भी फेम है, कंपनी है, जो भी है, अब उसके अंदर क्या करती है हमारे पास जो है हल्का सा प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज आ गया, यानी थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा सेल होने लगी तो मैंने प्रोडक्शन भी बढ़ा दी, हल्का सा सेल बढ़ गया, जैसे हम बोलते हैं कि सितंबर में ज़्यादा थोड़ा सी सेल ज़्यादा हुई है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज तो कर दूंगा टेम्पोररी, ड्यूरिंग अ टेम्पोररी इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज आ जाएगा क्योंकि सेल ज़्यादा हो रही है। दे कैन ऑफर डैश टू एग्जिस्टेंस एम्प्लॉय, अब मैं क्या करूंगा, एग्जिस्टेंट एम्प्लॉय को मैं क्या करूंगा, अब मैंने जो है विश टू अवॉइड हायरिंग ड्यूरिंग अ टेम्पोररी, अब मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मैंने नए बंदे हायर तो नहीं करने, अब प्रोडक्शन बढ़ गई, जाहिर सी बात है टेम्पोररी वक्त ही बढ़ गई है, मुझे नहीं पता ऐसे चलती रहेगी आगे या नहीं, लेकिन पिछले के मुकाबले जो है अचानक जो हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा ग्रोथ होने लगी कंपनी की। अब मैंने क्या करना है, अब मेरी ख्वाहिश ये है कि मैंने नए बंदों को हायर नहीं करना, सही है, मैंने मजीद सैलरीज नहीं देनी नए बंदों को, नए बंदे हायर ही नहीं करने, प्रोडक्शन तो हल्की सी तो बढ़ गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस सूरत में जो मेरे पुराने एम्प्लॉयज़ होंगे उनको मैं क्या करूँगा, ओवर टाइम दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, अफर्मेटिव एक्शन लूँगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करूँगा। ना तो इसकी ज़रूरत है, ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो मेन चीज़ है ना किसी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। मैं इनको ट्रेनिंग किस चीज़ की दूँ, काम तो इनको ऑलरेडी आता है, सारी चीज़ें इनको पता है, प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, ओवर टाइम चाहिए ना, क्योंकि नए बंदों को हायर नहीं कर रहा और हमारे पास जो चीज़ें जो है हमें ज़्यादा बनानी है, मान के चलो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, कोई कंपनी है, चीज़ें ज़्यादा बनानी है, अब जब चीज़ें ज़्यादा बनानी है तो क्या करूँगा मैं, मुझे बंदे भी ज़्यादा चाहिए होंगे, बंदे तो कम है, अब मुझे उनसे काम निकलवाने, ख्वाहिश क्या है मेरी कि मैंने नए बंदों को हायर करना ही नहीं है। तो जब मैं नए हायर नहीं करूँगा तो क्या होगा, जो पिछले बचे हुए हैं उनसे ओवर टाइम लगवाऊंगा तो वो नए वालों का काम करेंगे, जाहिर सी बात है इनको ओवर टाइम देना पड़ेगा अगर नए हायर नहीं कर रहा। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है कि इसके अंदर आएगा ये ओवर टाइम, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव शेयर्ड जॉब रिलेटेड गोल्स सच एज हायर पे, शॉर्टर वर्किंग आवर्स। तो ये बाकायदा किसकी डेफिनेशन है, यानी मुख्तलिफ जो है जॉब रिलेटेड गोल्स होंगे, हायर पे हमें चाहिए, शॉर्टर वर्किंग आवर्स चाहिए, जैसे यहाँ पर हम देख चुके हैं अब इनके ऊपर जुल्म हो रहा है कि ओवर टाइम ये लोग लगा रहे हैं, जॉब की सिक्योरिटी हो, ज़्यादा बेनिफिट्स होने चाहिए, बेटर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, सारा का सारा क्या आता है, ये लेबर के ही मसले, तो ये लेबर यूनियन जो है हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। सिंस दे आर क्लोजर टू द प्रोडक्शन प्रोसेस फर्स्ट लाइन मैनेजर यूज देयर डैश स्किल। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर जो होता है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कितने मैनेजर्स होते हैं और हर एक मैनेजर की क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या काम होता है और वो क्या क्या चीज़ें करता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट लाइन मैनेजर की बात हो रही है तो उसकी जो कौन सी जो है स्किल जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है, तो हमारे पास वो स्किल होती है टेक्निकल। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर की जो स्किल होती है जिसको वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है वो होती है टेक्निकल। Which of the following allow employees to set their own goals and determine the manner in which they accomplish their task। यानी वो कौन सा प्रोसेस हो जाए जिसके अंदर हम एम्प्लॉय को अलाउ करते हैं कि भाई अपना गोल खुद रखो और डिटरमाइन करो इस मैनर में ताकि इस चीज़ को या इस टारगेट को अचीव कर सको। तो ये MBO होता है हमारे पास, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। All of the following are key factors that influences consumer preferences and the size of target market एक्सेप्ट हमारे पास क्या होगा, ये तीनों होते हैं, सोशल वैल्यू, जियोग्राफी और डेमोग्राफिक। लेकिन ये एंथ्रोपोलॉजी पता नहीं कहाँ से आ गई, बायोलॉजी की कोई टर्मिनोलॉजी उठा के लिख दी है, तो ये हमारे पास नहीं होती। कैमरास, क्लोथेस एंड हाउस होल्ड आइटम्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट्स दैट एग्जिस्ट इन। तो ये हमारे पास कौन से प्रोडक्ट है, कैमरा, क्लोथेस और हाउस होल्ड, ये किसके अंदर आता है, हमारे पास ये आता है कंज्यूमर मार्केट के अंदर, इसको आपने याद रख लेना है।
to develop a new ideas for expanding their product lines. Many firms have recently increased their investment in research and development. अगर आपने कोई नया आइडिया डेवलप करना है और अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स के जो चीज़ें हैं उनको एक्सपेंड करना है, तो आपको मज़ीद से मज़ीद जो रिसर्च और डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी ताकि आप मज़ीद से मज़ीद ग्रो कर सको और आगे बढ़ सको। अब जैसे मान के चलो कोई परफ्यूम बेच रहा है, पहले एक उसकी जो है हमारे पास एक फ्लेवर है, इसी तरह आप मुख्तलिफ फ्लेवर्स में बनाओगे तो उसके लिए क्या चाहिए होगी, रिसर्च चाहिए होगी, उसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करनी होगी, तो डेवलपमेंट और रिसर्च चाहिए होगी ताकि मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ किस्म के बना सको और उनको बेच सको, और सेल ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी जब ज़्यादा जो है हमारे पास वेराइटीज़ होंगी। नेक्स्ट कि हमारे पास प्रोडक्ट दैट आर नॉट ब्रांडेड बाय द प्रोड्यूसर और रिटेलर आर कॉल्ड, यानी वो प्रोडक्ट जो हमारे पास ब्रांडेड नहीं होते बाय द प्रोड्यूसर और रिटेलर दोनों के थ्रू, तो वो कौन से प्रोडक्ट कहलाते हैं, वो जेनेरिक ब्रांड होते हैं। जैसे कि कोई भी पापड़ आप जो है खा रहे होते हो, अर्तगल पापड़ हो गया, ये जो भी चीज़ होती है अचानक मुँह उठा के आ जाते हैं, ये रजिस्टर्ड ही नहीं होते, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा, डेट आर नॉट ब्रांडेड, जो ब्रांडेड नहीं होते प्रोड्यूसर और रिटेलर के द्वारा मतलब थ्रू। मैनेजर्स टिपिकली अटेम्प्ट टू सेट अ प्राइस दैट विल मैक्सिमाइज अ फिल्म वैल्यू, यानी मैनेजर जो है हमारे पास टिपिकली अटेम्प्ट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्राइस को सेट करने की जो कि फिल्म की जो है वो मैक्सिमाइज कर देगी किसको, वैल्यू को। प्रोडक्शन तो वैसे ही होगी जिस तरह हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, प्राइस को बढ़ा रहे हैं, तो किसकी क्या बढ़ जाएगी, मैक्सिमाइज फिल्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। The manner by which a film produces are made accessible to its customer, it's determined by its distribution decision, इसका करेक्ट आंसर आएगा। Marketing intermediaries that match buyers and sellers of products without becoming owners, बगैर ओनर बने हमारे पास क्या होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एजेंट्स कहलाते हैं, जो बीच में होते हैं और वो अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। एजेंट जो है बहुत मज़े कर रहे हैं आजकल भाई। All of the following are method of promotion except, यानी इनमें से तमाम के तमाम जो है वो प्रमोशन के मेथड है, लेकिन सिवाय किसके, तो ये हमारे पास जो है प्रमोशन के मुख्तलिफ मेथड है। पर्सनल सेलिंग, सेल्स, इसको मैं देखता हूँ, ये मेरे को थोड़ा सा शक हो रहा है, एक सेकंड इसके ऊपर। तो इसको मैंने देख लिया कि हमारे पास ये जो एमसीक्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तमाम जो मेथड होते हैं हमारे पास क्या है, ये प्रमोशन के मेथड के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक्सेप्ट वाला ऑप्शन ही नहीं लिखा हुआ, तो इसको आपने छोड़ देना है। बस आपने ये हैंडआउट्स के अंदर जा के देख लेना है कि मेथड ऑफ प्रमोशन कितने तरह से होते हैं और इसको डिटेल में देख लेना है। शॉर्ट और लॉन्ग में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। तो इसमें एक्सेप्ट वाला कोई सीन नहीं है, तो एक्सेप्ट वाला लिखा हुआ नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये मेथड ऑफ प्रमोशन के अंदर आएंगे, तो इस एमसीक्यू को आपने इग्नोर कर देना है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट इज यूज्ड फॉर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स सच एज कैरल्स, पीनट्स, कुकिंग ऑयल एंड टी। अगेन वो आपसे पूछ रहे हैं कि द टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज यूज्ड फॉर ग्रोसरी। अब जो ग्रोसरी प्रोडक्ट होगा, कैरल्स होंगे, पीनट्स होंगे, कुकिंग ऑयल होंगे और टी, ये किसके अंदर आएंगे, ये रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट के अंदर आएंगे। यानी नाम आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप जाकर दुकान के अंदर चीज़ें खुद ही ले लोगे। सही है, नाम आपके सामने, बस आपके सामने बार बार आपके माइंड में बिठाएंगे रिमाइंडर। आप एक रिमाइंडर इस तरह अलार्म लगा होते तो इस तरह ये रिमाइंडर देते रहते हैं आपको टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, ये टी ले लो, वो टी ले लो, कुकिंग ऑयल ले लो, तलो ले लो, वो ले लो, इसमें पकाओ, उसमें पकाओ। पीनट्स हो गए, तो ये सारी किसके अंदर आती है, रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट के अंदर आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रमोशन स्ट्रेटेजी प्रोवाइड अ गिफ्ट आर प्राइस टू कंज्यूमर वो परचेज ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट। ये किसके अंदर आता है, ये प्रीमियम्स की डेफिनेशन है, इसको आपने याद रखना है। डैश आर एम्प्लॉय हाइड ऑन समथिंग अदर देन अ फुल टाइम बेसिस, तो क्या कहलाते हैं, कॉन्टीजेंट वर्कर कहलाते हैं, जो कि हायर किए जाते हैं ऑन समथिंग अदर देन अ फुल टाइम बेसिस के अलावा जो हायर किए जाते हैं वो कहलाते हैं कॉन्टीजेंट वर्कर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डैश रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ टास्क इन विच रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस की बाकायदा डेफिनेशन है, इसको आपने एज इट इज याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द एक्ट ऑफ सेटिंग टाइम पीरियड्स फॉर ईच टास्क इन द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो जो हमारे पास हम टाइम वगैरह सेट करते हैं तो किसके अंदर आ जाएगा, स्केजुअलिंग के अंदर आ जाएगा। यानी हम टाइम वगैरह सेट करते हैं, जैसे अलार्म वगैरह सेट करते हैं, तो ये किसके अंदर आते हैं, स्केजुअल बन जाता है एक। तो हमारे पास टाइम पीरियड की बात हो रही तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर एक स्केजुअल बना देते हैं। अ सिस्टम दैट यूजेस कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, तो वो किसके अंदर आएंगे, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल की डेफिनेशन होगी हमारे पास। थ्रू डैश फिल्म्स अचीव अ लोअर एवरेज कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम, तो किसके थ्रू जो हमारे पास जो फिल्म्स हैं वो अचीव करती हैं लोअर एवरेज कॉस्ट, यानी कम एवरेज कॉस्ट के अंदर यानी लार्ज वॉल्यूम को बनाना। यानी वो कौन से फिल्म होते हैं जो कि कम खर्चा करके जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो बनाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
डैश इज द मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोडक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट। तो इनपुट को आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आपने याद रख लेना है। कंपेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट टू द वर्ल्ड बेस्ट एंड देन मैचिंग आर एक्सीडिंग दैट क्वालिटी इज कॉल्ड। तो ये बेंचमार्किंग की बाकायदा डेफिनेशन और ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि कंपेयर करना ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस और प्रोडक्ट को जो वर्ल्ड के बेस्ट हमारे पास है उनके साथ, एंड देन मैचिंग आर एक्सीडिंग दैट क्वालिटी, और मैच होने के बाद उस चीज़ को एक्सीड कर देना, क्वालिटी को उस एक्सीड कर देना, ये क्या कहलाता है? ये बेंचमार्किंग कहलाता है। इसकी डेफिनेशन है और ये आपको पता होनी चाहिए। जो कंप्यूटर का हार्ट है वो क्या है? सीपीयू है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर का उठा के यहाँ पर आ गया। इन टिपिकल नेटवर्क आर्किटेक्चर वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टू अ डैश। तो वर्क स्टेशन किसके साथ कनेक्ट होते हैं? फाइल सर्वर के साथ। द एक्सचेंज एंड कंप्रीहेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज, तो क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन कहलाती है। इसके अंदर हम एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन का, वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होती है। मोडेम्स, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर्स और स्कैनर्स वगैरह होगा, ये किसके अंदर आते हैं? तो ये हमारे पास एग्जांपल्स है कंप्यूटर के, पेरिफेरल्स के एग्जांपल है, तो इसको आपने याद रख लेना है। तो ये तमाम किसके एग्जांपल्स आ जाएंगे? पेरिफेरल्स के एग्जांपल आ जाएंगे, इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द बिजनेस। तो इनमें से कौन सा हमारे पास जो है वो एक्सक्लूड करते हैं इस फैक्टर को जो कि हमारे पास बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है? तो इकोनॉमिक फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर या फिर एक्ट ऑफ गॉड। तो इनमें से जो है हमारे पास किसी को भी हम जो है वो एक्ट जो है हमारे पास इनमें से किसी को भी अफेक्ट एक्सक्लूड नहीं कर सकते, किसी भी फैक्टर को जो कि हमारे पास बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो एक्सक्लूड वाला कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं है, यानी खुदा का अमल इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हमारे पास ज़रूरी है, इसको हम हटा नहीं सकते। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन जो आएगा वो नन ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास? द फंक्शन ऑफ बिजनेस इन विच बिजनेसमैन ट्राइज टू फाइंड न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इज। तो हमारे पास वो फंक्शन बिजनेस का जिसके अंदर हमारे पास जो बिजनेसमैन होता है वो ट्राइज करता है, यानी कोशिश करता है कि वो न्यू टेक्निक जो प्रोडक्शन की है उनको फाइंड आउट कर सके। तो वो किसके अंदर आएगा? वो इनोवेशन के अंदर आएगा, यानी इजाद के अंदर आएगा। इफ ट्रेड रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन ट्रेड पेमेंट, जब हमारे पास ट्रेड के रिसिप्ट होंगे जो कि ट्रेड पेमेंट से ज़्यादा होंगे, तो इसी सूरत में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो क्या होगा? वो फेवरेबल कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ सोल प्रियोटरशिप। तो हमारे पास ये कौन सी एडवांटेज जो है वो हमारे पास एक्सक्लूड होगी? तो हमारे पास होगी डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कस्टमर, जो कि एक्सक्लूड करेंगे, ये हमारे पास एडवांटेज नहीं है, होगी या फिर एडवांटेज के अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इनमें से कौन सी एडवांटेज है हमारे पास? यहाँ पे क्या पूछ रहे थे? इनमें से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये हमारे पास है डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कस्टमर, ये हमारे पास नहीं है, ये एक्सक्लूड होगी। लेकिन इसमें क्या पूछ रहे हैं कि हमारे पास इनमें से कौन सी एडवांटेज है? तो क्या है वो? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स एंड वर्कर, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा कस्टमर और वर्कर के साथ, ये हमारे पास एडवांटेज के अंदर इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फेम। तो हमारे पास इनमें से कौन सा जो है हमारे पास बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फेम के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं होगा या इसके अंदर नहीं होता? तो हमारे पास है लैक ऑफ सेक्रेसी, जो है हमारे पास वो बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फेम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इन पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। दोबारा कोशिश करेंगे। इन पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स बाय द फॉलोइंग रेशो। तो हमारे पास जो पार्टनरशिप डीड होता है जिसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट और लॉस है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के दरमियान, तो वो जो रेशो होता है वो कितना होता है? तो पार्टनरशिप डीड के अंदर इसको आपने डिटेल में समझ लेना है, ये एमजीटी मजाक नहीं है, सही है, इसको आपने हर एक चीज़ को डिटेल में समझना होता है। रट्टे नहीं लगाने फालतू में, रट्टे लगाओ भले, लेकिन साथ में पता भी तो हो क्यों रट्टे लगा रहा हूँ मैं। तब ये रेशो पूछा जा रहा है, हो सकता है कोई और डीड होगी या कोई और पार्टनरशिप की टाइप होगी, उसके अंदर हो सकता है कोई और सिस्टम होगा, तो कब कौन सी रेशो के साथ पेमेंट शेयर होगी आपस में इनके दरमियान, यानी प्रॉफिट और लॉस जो भी होगी, यानी जाहिर सी बात है हर वक्त प्रॉफिट तो नहीं होगा, हो सकता है लॉस भी हो, तो फिर दोनों के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो वो रेशो क्या होती है? तो वो रेशो क्या होगी? एज पर परसेंटेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसी के मुताबिक ही प्रॉफिट और लॉस जो है वो दो पार्टनरशिप डीड के जो है उस प्रोसेस के अंदर जो है वो शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास? द कंपनी में रेज इट्स कैपिटल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। तो कंपनी जो है अपना कैपिटल जो है वो बढ़ा सकती है, लेकिन किस सोर्स के थ्रू, यानी किस सोर्स के द्वारा? तो वो ये है कि इशूइंग शेयर्स, यानी शेयर्स कर दे वो, जैसे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हो गया,
वहाँ पे लोग इसके शेयर ले सकते हैं बाय इशूइंग डिबेंचर्स या फिर सेविंग्स। ये तीनों हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन होंगे। ये तीनों काम जो है वो कंपनी कर सकती है ताकि अपने कैपिटल को बढ़ा सके। एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज डज नॉट इंक्लूड, हमारे पास जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेजेस होते हैं अगर वो आपको पता होंगे तो उनमें से वो कौन सा इंक्लूड यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारे पास इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंट की, वो हमारे पास एडवांटेज नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, WTO वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन डेट। तो WTO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और ये कब ऑर्गेनाइज हुई थी, तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। जनवरी 1 यहाँ पे भी है, लेकिन ईयर कौन सा है, 1995। तो पूरा आपने याद रखना कि जनवरी 1 है और 1995 ईयर है। जो मेजर डिसएडवांटेज है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, तो मेजर डिसएडवांटेज हमारे पास है इनएबिलिटी ऑफ द फेम टू लार्ज सम ऑफ एडिशनल कैपिटल। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा कि ये हमारे पास मेजर डिसएडवांटेज है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का। और यहाँ तक आपके हो गए 100 MCQs। अब इन 100 MCQs को अपनी प्रैक्टिस ऐसे करनी है ना कि आपको ज़बानी रटे हुए होने चाहिए। इनके अंदर कम से कम जो डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए और जो यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं उसको उठा के हैंडआउट से जाकर आपने देख लेना है, उसको डिटेल में देख लेना है। और जहाँ पर आप हैंडआउट से रीडिंग करोगे तो वहाँ से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अब ये नहीं कि वीडियो देख ली या फिर कोई फाइल पढ़ ली बस हो गया। ये काम कौन करते हैं, जिनको आखिरी दिन में पढ़ना होता है। अगर आपने सही में नंबर लेने हैं तो स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, या स्टार्टिंग से नहीं भी पढ़ रहे तो कम से कम 2-3 हफ्ते पहले जो है वो पेपर्स जब स्टार्ट होंगे उससे पहले जो है वो आप स्टार्ट कर लो तैयारी। और जो हैंडआउट्स को फॉलो करो, हैंडआउट्स को फॉलो करना ज़रूरी है। सिर्फ पास पेपर के पीछे नहीं भागना आपने। पास पेपर करो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पास पेपर के पीछे आपने नहीं भागना। अगर नंबर लेने हैं सही से, बाद में देखो मसला होगा जब 2-3 सेमेस्टर होंगे फिर याद आना शुरू हो जाएगा कि ये जो GPA है ये तो बहुत कम शो हो रहा है, इसको तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। कम GPA होगा तो वैसे भी फ़ायदा नहीं है। अव्वल तो वैसे भी डिग्री जो है उस तरह से नहीं देखते, लेकिन अगर आपको कुछ जो जॉब्स वगैरह होती हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह हो गई तो वहाँ पे बाकायदा एकेडमिक्स के मार्क्स काउंट होते हैं। तो वहाँ पे अगर नंबर कम होंगे फिर तो मसला होना ही है। और दूसरी तरह अगर आपने अभी से जॉब कर रहे हो तो फिर उनको तो मसला नहीं है, उनकी तो सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए भाई, बस डिग्री मिल जाए, तो उनका अलग सीन है। तो उसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा। जिसको जो है गवर्नमेंट जॉब वगैरह या किसी ऐसी जॉब की तरफ जाना है जिसमें एकेडमिक्स के मार्क्स काउंट होते हैं तो ये आपका CGPA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई शुरू करो और हैंडआउट्स को फॉलो करो, सब कुछ वहीं से ही आता है। थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे अगर आ भी जाती है तो चॉइस होती है पेपर के अंदर, आप उसके अंदर छोड़ सकते हो। शर्त यह है कि हैंडआउट्स तो किया हो। अब हमें पता ही नहीं होता पेपर कहाँ से आ रहे हैं, हैंडआउट्स हमने खोल के देखे ही नहीं होते। जब पता ही नहीं है कि हैंडआउट्स में लिखा हुआ क्या है तो हमें तो यही लगेगा ना आउट ऑफ कोर्स है, कॉन्सेप्चुअल है, ये है वो है। हैंडआउट से ही सब कुछ आता है, हैंडआउट्स को कभी हमने खोल के देखा ही नहीं है, पहली बात ये। बस आपने क्या करना है, इन MCQs की पहले फुर्सत में प्रैक्टिस करनी है। और इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी बनाऊंगा और पार्ट 4 भी अगर बना सका, पास पेपर के जितने भी MCQs हैं उनके बनाते जाऊंगा MGT 211 के। और बाकी भी जितने सब्जेक्ट हैं उनके मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। चैनल पे आपने जाके होम पे क्लिक कर देना है, वहाँ पर आपको तमाम प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। पहले सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं ये उनके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ। पाक स्टडीज़ को कवर कर चुका हूँ, पाक 301 का। उसके बाद CS 101 को भी कवर करूँगा, ENG 101 को कवर कर चुका हूँ, फिजिक्स 101 को कवर कर चुका हूँ, ये MGT 211 को कवर कर रहा हूँ, ISL को कवर करूँगा, CS 101 को भी करेंगे और जितने भी रह जाएंगे उनको भी कवर करेंगे। तो आपने वीडियोस को कम्प्लीटली देखना होगा, लाइक और शेयर लाजमी आपने करना है और सब्सक्राइब भी कर दो। पहले सेमेस्टर से इस चैनल के साथ जुड़ जाओ ताकि मिड की भी हो जाए, फाइनल की भी प्रिपरेशन हो जाए और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको वीडियोस जो वो मिलती जाए इसी तरह से। और ये प्रॉपर आप इसी तरह से फॉलो करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। स्टार्टिंग से आपने CGPA मैनेज करना है। अगली वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 2 में मिलेंगे MGT 211 के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।